नमस्कार भाई सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो हम डे ट्रिपल एसपी का पंप ड्राइवर का पेपर कर रहे थे। इसके रीजनिंग के हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसे हम आज की क्लास में कंप्लीट कर लें। तो चलिए अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। आशीष घर से निकला और दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला और फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला। इसके बाद वह दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। उसे सीधे अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर चलना होगा, ये आपको बताना है। तो जो डायरेक्शन होती है पेपर में वो किस तरह से होती हैं? ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और यह होता है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इस तरह से होता है। तो आशीष अपने घर से निकला और दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चला, मतलब उसका घर यहाँ पर है मान लेते हैं। तो यहाँ से चला और कितना चला? 8 किलोमीटर दक्षिण की। उसके बाद दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। उसके बाद यहाँ से वो दाएं मुड़ा और कितना चला? वो चला 6 किलोमीटर। और फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर से वह दाएं मुड़ा और कितना चला भाई? ये चला वो 4 किलोमीटर। अब आगे चलते हैं। इसके बाद वह दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर। उसके बाद फिर से वह दाएं मुड़ा तो कितना चला? 3 किलोमीटर। उसे सीधे अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर चलना होगा, ये आपको बताना है। उसका घर है कहाँ पर? यहाँ पर। और है इस टाइम पर वो कहाँ पर है? यहाँ पर। तो यहाँ से उसे कहाँ पर पहुँचना है? यहाँ पहुँचना है ना। तो ये आप इस तरह से जो है पाइथागोरस प्रमेय की मदद से इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो भाई सबसे पहले ये दूरी कितनी थी? 8 किलोमीटर। टोटल दूरी थी 8 किलोमीटर। लेकिन उसके बाद वो 4 किलोमीटर यहाँ तक चल गया, तो ये बची, ये 4 किलोमीटर है। तो टोटल में से अगर ये 4 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी? 4 किलोमीटर। ऐसे ही ये दूरी होगी आपकी 4 किलोमीटर। ऐसे ही ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी? अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें 6 किलोमीटर, तो ये पूरी टोटल 6 किलोमीटर थी। लेकिन वो 3 किलोमीटर यहाँ तक आ गया, तो ये बची हुई कितनी है? ये है 3 किलोमीटर। तो आपके पास ये ट्राइंगल कुछ इस प्रकार से बने कि ये जो दूरी है ये है आपके पास 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपको निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप इसे बड़ी आसानी से निकाल दोगे कि ये दूरी आ जाएगी 5 किलोमीटर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसको सोल्व करके क्या आ जाता है? कर्ण का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, और ये होता है इसका कर्ण का स्क्वायर। अगर हम इसे x भी मान लें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय की मदद से। तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगी ये आ जाएगी 5 किलोमीटर। तो घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर चलना होगा? 5 किलोमीटर। फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है भाई, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो ये आपको एक सीरीज दे रखी है, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले तो आपको जो है सीरीज का पैटर्न पकड़ना होगा कि ये जो सीरीज है कौन सा पैटर्न फॉलो कर रही है, तभी आप बताओगे कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो आप देखिए सीरीज है 105, उसके बाद है 168, 224, 273। तो इनका जो है डिफरेंस देख लेते हैं बीच का। तो 105 और ये है 168, तो ये हो जाएगा भाई अगर 168 में से 105 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3, और ये है आपके पास तो ये कितना आ जाएगा? 63। इन दोनों के बीच का गैप कितना आ जाएगा? 63। ऐसी फिर है 138 और 224। तो 224 में से 168 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 14 में से 8 माइनस करोगे 6, 11 में से 6 माइनस करोगे 5, ये आ जाएगा 56। उसके बाद 273 और 224 के बीच का गैप कितना आएगा? 273 और 224। तो 13 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 9। उसके बाद ये बचेगा 6, 6 में से 2 माइनस करोगे ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4×49। ऐसे ही 315 और 273, तो ये आ जाएगा 2, और 11 में से 7 माइनस करोगे 4, ये आ जाएगा 42। तो आपने यहाँ पर देखा इस इन दोनों के बीच का गैप आया 63, इन दोनों के बीच का आया
56, यहाँ पर आया 49 और यहाँ पर 42। तो अगर आप 63, 56, 49, 42 को देखें तो ये किसके टुकड़े हैं? ये है 9 गुणा 7, या फिर आप कह सकते हैं 7 नम 63 का कलर ले लेते हैं। ये है क्या? 7 गुणा 9, 7 नम 63, उसके बाद 7 गुणा 8, उसके बाद 7 गुणा 7, उसके बाद 7 गुणा 6। तो आप यहाँ पर देख रहे हो 7 तो कॉमन है, उसके बाद 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6। तो अब आगे जो संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी? 7 गुणा 5। और 7 गुणा 5 कितना होता है? 35। आगे जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 35 का। और क्योंकि ये जुड़ते चल रहे हैं, जैसे 105 में 63 जोड़ा 168, 168 में 56 जोड़ोगे 224, 224 में 49 जोड़ा 273, 273 में 42 जोड़ा 315, 315 में आप 35 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 350। तो आगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 350। तो फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है भाई, 7 मित्र ABCDEF और G उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। C और F के बीच में केवल A बैठा है, B और F के बीच में केवल D बैठा है, C G के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, A E के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो पंक्ति बाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको जो है सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 7 मित्र जो है उत्तर की ओर, यह उत्तर की ओर, उत्तर दिशा में जो है फेस करके बैठे हुए हैं। उसके बाद सी और एफ के बीच में केवल ए बैठा है। तो सी और एफ के बीच में कौन बैठा है? ए बैठा है। उसके बाद बी और एफ के बीच में डी बैठा है, और एफ उनके बीच में क्या बैठा है? डी बैठा है। हमें पता नहीं है कि सी इधर होगा या फिर एफ इधर होगा, अभी हमें पता नहीं है। अभी हम सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अपने शॉर्ट फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को लिख रहे हैं, है ना। तो बी और एफ के बीच में कौन बैठा है? डी बैठा है। सी जी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। तो सी जो है जी के ठीक बाईं ओर, जी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? सी बैठा है। और ए ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ए जो है ई के बाईं ओर, 1 2 3, इस तरह से जो है हमने पूरी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। अब इन इंफॉर्मेशन को आपस में कंबाइन कर दो, है ना। कैसे करेंगे भाई? जी के ठीक जो वो है बाईं ओर है वो क्या है? सी, है ना। तो अगर हम सी को यहाँ पर ले लेते हैं, अगर हम इस तरह से ले लेते हैं कि ए के बाईं ओर सी है, तो सी के दाईं ओर क्या होना चाहिए? जी। इसके अकॉर्डिंग सी के दाईं ओर क्या होना चाहिए? जी। लेकिन यहाँ पर तो ये फिट बैठेगा नहीं, तो सी कहाँ पर होगा? सी होगा इधर और एफ होगा इधर। तो इस प्रकार से अरेंजमेंट होगा, एफ होगा इधर, ए होगा बीच में और सी होगा इधर। उसके बाद सी के तुरंत दाएं क्या है? डी है। उसके बाद बी और एफ के बीच में क्या बैठा है? डी बैठा है। तो भाई ये है एफ, तो उसके बाद आ जाएगा डी और यहाँ पर आ जाएगा बी। और ए और ई के बीच में दो लोगों की जगह है, तो ए अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर इधर ही हो सकता है ई, तो ई हो जाएगा यहाँ पर। अब अगर आप क्वेश्चन को देखो तो आपकी सारी जो है कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी इस अरेंजमेंट के थ्रू। तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को दोबारा से। सी और एफ के बीच में ए बैठा है, तो देखिए सी और एफ के बीच में ए बैठा है। बी और एफ के बीच में केवल डी बैठा है, तो बी और एफ के बीच में केवल डी बैठा है। सी जी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में है, और सी जो है जी के ठीक बाईं ओर है, और ए ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? ए। 1 2 3। तो हमारा जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही जो है अरेंजमेंट बन के हो चुका है तैयार। अब हमें क्या बताना है? पंक्ति में बाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो दायां छोर ये है और बायां छोर ये है, तो बाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन है? ये है डी। तो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है भाई, पॉइंटिंग टू ए वुमेन ए मैन सेड शी हैज नो सिस्टर एंड द सन ऑफ हर फादर इज द ब्रदर ऑफ हिज वाइफ, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन? तो ये जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा उसकी कोई बहन नहीं है और उसके पिता। तो सबसे पहले तो अपने डायग्राम के थ्रू ही इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है, ये है महिला मान लेते हैं, ये जो है एक महिला है।
तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, उसकी कोई बहन नहीं है। किसकी? इस महिला की कोई बहन नहीं है। और उसके पिता, मतलब इस महिला के ये हो गए पिता, महिला के पिता का बेटा। तो इस महिला के पिता का बेटा कौन होगा? इस महिला का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा, है ना। उसकी पत्नी का भाई है, मतलब जो पुरुष जो बात कर रहा है, जो ये आदमी बात कर रहा है, मतलब आदमी, ये जो आदमी था इसकी पत्नी का भाई है ये। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? पति पत्नी। ये हो जाएगी पत्नी और ये हो जाएगा। तो महिला का उस आदमी से क्या संबंध है? तो इस महिला का इस आदमी से क्या संबंध हो जाएगा? इस आदमी की ये महिला हो जाएगी पत्नी। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। समझ पाए होंगे? एक बार दोबारा से समझा देता हूं मैं कि भाई एक महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी ने कहा, ये आदमी है, ये इस महिला की ओर इशारा करते हुए क्या कह रहा है? उसकी कोई बहन नहीं है। उसके किसकी? इस महिला की कोई बहन नहीं है। और उसके पिता, इस महिला के पिता का बेटा, इस महिला के पिता का बेटा कौन होगा? इस महिला का हो जाएगा भाई, है ना। उसकी पत्नी का भाई है। किसकी पत्नी का? इस आदमी की पत्नी का भाई। तो महिला का उस आदमी से क्या संबंध होगा? तो ये महिला इस आदमी की क्या होगी? पत्नी होगी। इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो ये आपको 3 आकृति दे रखी हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि कौन सी आकृति आएगी इन 4 ऑप्शन में से। तो यहाँ पर देखिए एक जैसी आकृति है, बस ये जो एक तो ये है और एक ये ट्राइंगल है, इनकी जो है पोजीशन चेंज हो रही है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये जो पॉइंट है इसकी पोजीशन कहाँ पर हो रही है? तो 1 2 3, मतलब 2 छोड़ के तीसरे स्थान पर आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इधर की तरफ ऐसे घूम रहा है और 2 पोजीशन छोड़ के तीसरे स्थान पर आ गया। देखिए अब इससे अगली वाली आकृति पर चलते हैं। तो ये जो है 2 पोजीशन छोड़ के तीसरे स्थान पर यहाँ पर आ गया। देखिए ये आया, है ना। जब इधर से इधर चलेंगे तो 2 पोजीशन छोड़ के यहाँ पर आ गया। तो अगर हम अगली नेक्स्ट आकृति की बात करें तो ये फिर क्या होगा? ये इससे इधर चलेगा और 2 पोजीशन छोड़ के कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। अब अपने ऑप्शन को देखते हैं। तो ये नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल ये हो सकता है। देखिए ये जो पॉइंट है सेम यहीं पर है जहाँ पर होना चाहिए। तो ये हो सकता है। अब आप यहाँ पर देखें तो ये भी यहाँ पर सेम है, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखें तो ये जो है यहाँ होना चाहिए था, लेकिन है कहाँ पर? यहाँ पर। तो ये नहीं होगा। तो हमारे 2 ऑप्शन हो चुके हैं एलिमिनेट, पहला और चौथा, है ना। पहला और चौथा जो हो चुके हैं एलिमिनेट। अब हमारे पास एक तो ये वाला ऑप्शन बचा है और एक ये वाला। इसमें जो है ट्राइंगल की यहाँ पर पोजीशन है और इसमें यहाँ पर है। तो अब ट्राइंगल की पोजीशन देखते हैं आकृति में। तो यहाँ पर थी, जब यहाँ से यहाँ चलेंगे तो क्या हुआ भाई? ये जो है क्लॉकवाइज चला और यहाँ पर पहुँच गया। कितने स्थान छोड़ के? 1 2 छोड़ के तीसरे स्थान पर यहाँ पर आ गया। ऐसे ही जब हम यहाँ से यहाँ चढ़ेंगे तो ये इधर घूमेगा और 2 पोजीशन छोड़ के कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ही आया है। अब आगे जब हम चलेंगे तो ये इधर को घूमेगा, ये वाला जो ट्राइंगल है इधर घूमेगा और 2 पोजीशन छोड़ के कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आना चाहिए, है ना। अब अपने इस वाले और इस वाले ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो ये तो यहाँ पर है, लेकिन ये बिल्कुल सही है। तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ट्राइंगल की पोजीशन कहाँ पर है? यहाँ पर। और जो पॉइंट है इसकी पोजीशन यहाँ पर। तो इसलिए ये वाली आकृति आएगी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। चलिए आगे से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, विकल्प आकृति में से प्रश्न आकृति का चयन का जल में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित करें। तो ये प्रश्न आकृति दे रखी है और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, है ना। तो आपको इसका जल प्रतिबिंब बनाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम मिरर इमेज की बात करते हैं तो वो शीशा रखा जाता है इधर, लेकिन अगर हम जल आकृति की बात करते हैं तो शीशा नीचे रखा जाता है। तो अगर शीशा नीचे रखा जाएगा और इस आकृति को आप देखोगे तो किस तरह से दिखाई देगी? तो सबसे ऊपर क्या दिखाई देगा? 6 दिखाई देगा। तो ये नहीं होगा क्योंकि 6 की पोजीशन ऐसे नहीं होगी, अलग होगी। ये भी नहीं होगा और फिर ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 3 है। 6 आना चाहिए। तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। देखिए 6 सबसे ऊपर है क्योंकि शीशा अगर यहाँ पर है तो 6 कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर बनेगा, इस तरह से कुछ, है ना। तो 6 यहाँ पर होगा और 12 सबसे नीचे होगा। तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ही अगर आप सुइयों को देखें तो 6 जो बड़ी वाली सुई है
वो नज़दीक में दिखाई देगी और जो छोटी वाली है वो दूर दिखाई देगी, इसलिए ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। तो ये आपको एक सीरीज दे रखी है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सी दो संख्याओं को हम बदल दें या इंटरचेंज कर दें जिससे कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन को ही चेक करके देखना पड़ेगा और दूसरा तो कोई रास्ता हमारे पास है नहीं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, मतलब 9 की जगह क्या रखते हैं 27 और 27 की जगह क्या रखते हैं 9। तो अब आपकी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी 27 प्लस 81 भाग 9 गुणा 3 माइनस के 21 बराबर 33। अब ये इक्वेशन हो गई 9 को और 27 को आपस में इंटरचेंज करने के बाद। अब आप इसको सॉल्व करके देखिए, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 81 को 9 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 9 गुणा के 3 माइनस के 21 बराबर 30। तो ये है 27 प्लस 9 के 3 से गुणा करोगे 9 तिया 27 माइनस के 21 बराबर 33। तो 27 दूनी 54, 27 प्लस 27 हो जाएगा 54, 54 में से 21 माइनस करोगे तो 33 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 33 बराबर 33। तो ये जो है बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ये अगर 9 और 27 को आपस में हम इंटरचेंज कर दे तो ये इक्वेशन बिल्कुल सही बन जाएगी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है भाई, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 3 जो है एक जैसे हैं, जो एक अलग है उसको आपको पहचानना है। तो अगर आप सबसे पहले पहले 2 लेटर को लेकर चेक करें, तो जैसे यह है टी की वैल्यू कितनी होती है 20 और जेड की वैल्यू होती है 26। तो इन दोनों के बीच में गैप कितने का है 20 प्लस 6 26, 6 का गैप है। ऐसे ही एल की वैल्यू कितनी होती है 12, एल की होती है 12 और आर की होती है 18। तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है 12 और 6 18, बिल्कुल सही बात है। अगर आप यहाँ पर देखें एच और एल, तो एच की वैल्यू होती है 8 और एल की वैल्यू 12। तो एच और एल के बीच में कितने का गैप है 4 का गैप है। ऐसे ही अगर आप डी और जे को देख लें तो डी की वैल्यू होती है 4 और जे की वैल्यू होती है 10। तो 4 और 10 के बीच में गैप कितने का है 6 का गैप है और यहाँ पर भी 6 का गैप था। तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 12 और 6 18 और फोर्थ ऑप्शन, इन सब में जो पहले 2 लेटर है उनके बीच में कितने का गैप है 6 का गैप है। लेकिन जो आपका ये थर्ड ऑप्शन है एच और एल, इनके बीच में पहले जो 2 लेटर हैं उनमें कितने का गैप है 4 का गैप है। इसलिए ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है यही हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यही जो है इन तीनों से अलग है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है भाई, if you are the 14th person starting from either end of a row, how many people are there in the row। तो भाई यदि आप किसी पंक्ति में दोनों छोर से शुरू करने पर 40वें व्यक्ति हैं तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं ये आपको बताना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इधर से काउंटिंग स्टार्ट करो या फिर इधर से काउंटिंग स्टार्ट करो तो आपका जो स्थान होगा वो 40वां ही होगा, है ना। आप जो है बीच में ही होंगे, चाहे इधर से काउंटिंग स्टार्ट करो चाहे इधर से, तो आपका स्थान क्या होगा 40वां। तो अगर इधर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं और ये जो पर्सन है इसका स्थान 40वां है तो इससे इधर कितने लोग होंगे 39। ऐसे ही अगर हम इधर से स्टार्टिंग करें, गिनती स्टार्ट करें और ये 40वां व्यक्ति है तो इससे इधर कितने व्यक्ति रहे होंगे 39। तो 39 दूनी कितना होता है 78 प्लस ये बीच वाला पर्सन प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 17। तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे 79 लोग होंगे, इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। मतलब जैसे फिश स्विम से रिलेटेड है ऐसे ही हमें बताना है कि वर्ड किससे संबंधित होगा। जैसे मछली तैरने से संबंधित है, ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में। मछली तैरने से संबंधित है तो पक्षी किससे संबंधित होगा, तो मछली तैरती है और पक्षी क्या करते हैं उड़ते हैं, तो पक्षी किससे संबंधित होंगे उड़ने से। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। फिश स्विम से रिलेटेड है और वर्ड है फ्लाई से, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी हमने 20 के 20 क्वेश्चन कर लिए हैं आपने DSSC पंप ड्राइवर फिटर के, जो हुआ था आपका 11 जुलाई 2023 को एग्जाम। तो इसके जनरल सेक्शन के रीजनिंग के पार्ट को हमने कर लिया है कंप्लीट।
मैथ्स के 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसे हम कल जो दिन में 2 बजे क्लास होगी उसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वह मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पेपर वन बाई शिवम चौहान पर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं कल को नए पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।